नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। फुलवारी शरीफ रेपकांड मामले में 2 बच्चों से दरिंदगी मामले में आरोपी के डीएनए टेस्ट की अनुमति मिल गई है। कोर्ट से डीएनए टेस्ट की अनुमति अब मिल गई है, जिसके बाद जल्द ही आरोपी का सैंपल पुलिस लेगी और ये जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां फुलवारी शरीफ रेप कांड में 2 बच्चियों से दरिंदगी मामले में आरोपी के डीएनए टेस्ट की अनुमति मिली है। हमारे साथ सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कितनी बड़ी ये जांच होगी और किस तरीके से इस पूरे मामले का अब खुलासा हो सकता है? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और देवानंद राय जो एक अधेड़ है, मेन एक्यूज्ड है, ये उसकी अरेस्टिंग हुई है। तो अब तक के जो सबूत मिले हैं और जो साक्ष्य मिले हैं वो देवानंद राय के बारे में आया है कि देवानंद राय ने इसको कृत्य को अंजाम दिया है, जिसमें उसने दोनों बच्चियों के साथ रेप किया है और इसमें एक की हत्या कर दी पत्थर से कुचलकर, दूसरे को भी पत्थर से उसका सर कुचल दिया था, उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। उसकी अरेस्टिंग हो गई है और जो दूसरी बच्ची जो जीवित है उसने उसके बारे में बताया, जो साक्ष्य हैं, जो पत्थर हैं, वो सारी चीजें उसने अपना कन्फेशनल भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएनए टेस्ट के माध्यम से पुलिस पुख्ता सबूत चाहती है ताकि उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कर उसे सजा दिलाई जाए। और इसीलिए डीएनए टेस्ट का पुलिस ने कोर्ट में अपील किया था और उसके बाद कोर्ट ने पटना पुलिस की अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। डीएनए टेस्ट के बाद ये पुख्ता सबूत आ जाएगा पटना पुलिस के पास कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। इसी मकसद से डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। जी संजय, जिस आरोपी की बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में और क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई? देखिए, देवानंद राय जो हिंदुनी गांव जहां की ये दोनों बच्चियां रहने वाली हैं, महादलित परिवार की, उसी के बगल के आलमपुर गांव का रहने वाला था। इसके पहले भी उसने एक ओल्ड एज की लेडीज थी 72 साल की, उनकी भी हत्या कर दी थी। लेकिन ये बात पुलिस के संज्ञान में तो आया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस कांड में जबकि दोनों बच्चियों के साथ रेप और हत्या कांड में उसकी गिरफ्तारी हुई, तब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने एक बुजुर्ग महिला की भी हत्या कर दी थी। तो निश्चित तौर पर एक ये साइको किलर है जैसा पटना पुलिस दावा कर रही है और इसके इतिहास को पटना पुलिस ने खंगाला है। तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि एक साइको किलर कैसे गांव में रह रहा था और लोग इसको लेकर अनजान बने हुए थे। लेकिन आखिरकार अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है और इसके खिलाफ लगातार जो साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसका बच पाना अब मुश्किल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। दानापुर में एक युवक की हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी और अपराधियों को सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। खगौल थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर 2023 को पप्पू कुमार की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू की तो शक उसकी पत्नी नेहा पर ही गया, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। शादी के बाद भी नेहा का पूर्व के प्रेमी से रिश्ता था, जिसको लेकर पति से अक्सर विवाद भी होता था। पति पप्पू कुमार भवन निर्माण विभाग में जूनियर क्लर्क था, इसलिए भी उसने पति की नौकरी पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। गया तो अनुसंधान में पाया गया कि नेहा कुमारी एक व्यक्ति जो राजन कुमार के नाम से उनके काफ़ी समय से संपर्क में थी। शादी से करीब 2 साल पहले से उनके साथ उनकी बातचीत थी और शादी उपरांत जो शादी इनकी जून 2022 में हुई थी, उसके उपरांत भी उनके साथ लगातार टच में थी। पति के द्वारा इनका इस संबंध को विरोध किया जाता था, तो इनके द्वारा और नेहा कुमारी के द्वारा और राजन कुमारी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये तय किया गया कि पप्पू कुमार को रास्ते से हटा देते हैं। इसमें जितना अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें पाया गया है कि राजन कुमार के द्वारा अपने सहयोगियों के थ्रू अराउंड 1 लाख रुपए में ये साजिश की गई थी, जिसमें से इनके द्वारा फ़ोनपे के माध्यम से करीबन 60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन अभी तक किया गया है और बाकी पैसा भी इनको देना था। और इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बॉडीगार्ड ने युवक पर AK-47 ताना है। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गाड़ी साइड करने को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ और इसमें गुस्से में आकर बॉडीगार्ड ने युवक पर AK-47 तान दी। पुलिस ने दोनों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है।
शराबबंदी वाले बिहार में नशे के खिलाफ बेहद सख्ती बरती जा रही है। सिवान में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की गई करीब 1.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला दिया। नशे की इतनी बड़ी खेप नष्ट होने के बाद प्रशासन ने तो राहत की सांस ली, पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि नशे की इतनी बड़ी खेप आखिर प्रदेश में आ कैसे रही है। यहाँ किसी मलबे को हटाया नहीं जा रहा, न ही अवैध निर्माण को ध्वस्त ही किया जा रहा है, बल्कि इस भारी भरकम और विशाल मशीन से शराब की बोतलों को बुलडोज किया जा रहा है। नशे की इतनी बड़ी खेप कि आपको यकीन न हो। करीब 23,000 लीटर से भी ज्यादा देसी विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया जा रहा है। नशे की खेप पर बुलडोजर चल रही तस्वीर आई है सिवान से, जहां करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के जब्त शराब की खेप को उत्पाद विभाग की टीम इसी तरह नष्ट करती दिखी। इसमें शराब की कुल मात्रा 23,483 लीटर थी। इसमें पुलिस और एक्साइज दोनों डिपार्टमेंट द्वारा जब्त शराब को विनष्ट किया गया। करीब लगभग 1.5 करोड़ कीमत होनी चाहिए जी। इसमें विदेशी शराब ज्यादा है जो विनष्ट हुआ है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर चलने के बाद शराब की बड़ी खेप तो नष्ट हो गई, पर यूपी के सीमावर्ती जिला होने के नाते ये सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आखिर नशे की इतनी बड़ी खेप बिहार में प्रवेश कैसे करती है। यदि उत्पाद विभाग की ओर से सीमा पर चाक चौबंद व्यवस्था है, यदि शराब ले जा रहे वाहनों पर कड़ाई और सख्ती से निगरानी का दावा किया जाता है, तो फिर शराब की एंट्री होती कैसे है? क्या शराब माफिया और पुलिस की मिलीभगत है? क्या नशे के धंधेबाजों को पुलिस प्रशासन का शह मिलता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जरूर खड़े होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अपराध पर नियंत्रण और अवैध रूप से हथियारों के लाइसेंस लेने पर रोक के लिए सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक निर्देश दिया है। जिसके पास लाइसेंसी हथियार है, उन्हें 15 फरवरी तक लाइसेंस का सत्यापन कराना होगा। बिना सत्यापन के लाइसेंसी हथियार भी अवैध माने जाएंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में बिहार के लोग जम्मू कश्मीर, नागालैंड सहित दूसरे पूर्व के राज्यों से आसानी से हथियार की लाइसेंस बनवा लेते हैं। हथियारों की कारोबारी की मिलीभगत से खरीदार का पता, मोबाइल नंबर सत्यापित किए ही उन्हें लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे में अब सिर्फ स्थायी पता पर ही हथियार की लाइसेंस मिलेगी। लाइसेंस देने से पहले खरीदार के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जाएगा। इससे जश्न के दौरान फायरिंग, हथियारों के साथ रील्स बनाने के साथ ही संगठित अपराध और वर्चस्व स्थापित करने के लिए हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगेगी। राजधानी पटना में पिछले कई दिनों से अपराधी कई वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पटना पुलिस के आला अधिकारी क्राइम कंट्रोल के लिए कई दिशा निर्देश देने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक हैरत अंगेज वाकया सामने आया है। पटना के बीच शहर में स्थित जक्कनपुर थाने के थानेदार सुदामा प्रसाद बिना किसी सूचना के 30 नवंबर से ही ड्यूटी से गायब हैं। तो महिला दारोगा भी बिना किसी आधिकारिक सूचना से थाना छोड़ चुकी हैं। मामला सामने आने के बाद सिटी एसपी घुमा फिराकर सफाई देने में लगे हैं। आपको बता दें कि नवंबर में दारोगा और थानेदार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों थाने से गायब हो गए। उन्होंने दो दिन का, क्योंकि इसमें जो दोनों पार्टी है ऐसे जो जक्कनपुर है उसका वो पक्ष लेंगी और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसका भी अवलोकन वो करेंगी। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट आता है तो विल डिस्क्लोज इट टू यू। दोनों पार्टीज की बारिश वाला जो रिकॉर्ड है और दूसरा जो कंसर्न ऑफिसर है उनका SHO जक्कनपुर का, कि उनको जो भी डिटेल है अगर साझा करना है क्या है तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो दें, नहीं तो जो है जो उनकी रिपोर्ट में सामने आता है वो जो है बात हम लोग। हाल के दिनों में राजधानी पटना की विधि व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है, लेकिन इन सब के बीच एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है जो पटना के इस जक्कनपुर थाने से रिलेटेड है। जक्कनपुर थाना के जो थानाध्यक्ष सुदामा प्रसाद वो पिछले 30 नवंबर से अपनी ड्यूटी से गायब हैं।
दरअसल सुदामा प्रसाद का इसी थाने में पदस्थापित एक महिला सब इंस्पेक्टर से कुछ झगड़ा हुआ था और नोक-झोंक के बाद वो छुट्टी पर चले गए थे। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं उनके एक जो रिश्तेदार हैं उनके आवेदन पर इस पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया था और एएसपी सदर स्वीटी सहरावत इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और जब वो जांच कर रही थी तब इसी दौरान ये बात सामने आई कि महिला दरोगा भी अपनी ड्यूटी से नदारद हैं और उन्होंने आला अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। दरअसल महिला दारोगा की मदर का जो है उनका देहांत हो गया था और इसी सूचना पर उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन उसके बाद छुट्टी एक्सटेंशन की बात जो आलाधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंची है और इस तरह एक थानाध्यक्ष और सब इंस्पेक्टर दोनों ड्यूटी से नदारद हैं। इस पूरे मामले की जांच प्रतिवेदन एएसपी ने सदर जो सिटी एसपी ईस्ट है उनको सौंप दिया है और सिटी एसपी ईस्ट से यह सारा मामला अब एसएसपी तक पहुंच गया है। देखना होगा इस पूरे मामले में जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक हैरान कर देने वाला वाकया है कि एक थाने का थानेदार महीने से कैसे गायब है। एक जो सब इंस्पेक्टर है वो भी अपनी ड्यूटी से नदारद है। देखना होगा आला अधिकारी इस पूरे मामले में कौन सी कार्रवाई करते हैं और जांच रिपोर्ट के बाद कौन सा फैक्ट सामने आता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ा फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद के नाम से ये वायरल किया गया है। आपको बता दें परीक्षा की फर्जी तारीख भी बताई गई है जो अब वायरल हो गई है। फर्जी लेटर पर केंद्रीय चयन परिषद सख्त नजर आ रहा है, जिस पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। और बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 322 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टॉप 10 की अगर बात करें तो टॉप 10 रैंक में 6 बेटियों ने बाजी मारी है। बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें कुल 322 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। आज ही साक्षात्कार की अंतिम तारीख भी थी। आपको बता दें प्रियांगी मेहता टॉपर बनी है, सेकंड टॉपर बने अनुभव, प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर बनी है। कुल 767 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए थे और टॉप 10 में 6 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। तो बीपीएससी के टॉप 10 टॉपर्स में जो बात बताई जा रही है, करीब 6 बेटियों ने उसमें बाजी मारी है। आप बता दें बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो बीपीएससी के टॉप 10 टॉपर्स में प्रियांगी मेहता टॉप हुई हैं, अनुभव सेकंड टॉपर बने हैं। इसके साथ ही प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर बनी हैं, अंजलि जोशी 4 नंबर पर हैं। और आपको बता दें सौरभ रंजन ने 5वां रैंक हासिल किया है। आसिम खान 6 नंबर पर हैं, अंजलि प्रभा 7 नंबर पर, वहीं अनुकृति मिश्रा 8 नंबर पर हैं। आकाश कुमार ने 9वां रैंक हासिल किया है, मीमांसा 10वें नंबर पर हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इस परीक्षा में 322 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बड़ी बात यह है कि टॉप 10 में 6 बेटियां शामिल हैं। अड़सठवीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया और एक बार फिर टॉप 10 में बेटियों ने बाजी मार ली। प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है, जबकि अनुभव सेकंड टॉपर बने हैं। तीसरे नंबर पर भी एक बेटी ही है, इनका नाम है प्रेरणा सिंह। प्रेरणा सिंह 68वीं बीपीएससी की थर्ड टॉपर हैं। आपको बता दें कि मेंस की परीक्षा में कुल 867 परीक्षार्थी पास हुए थे। इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जो 8 से 15 जनवरी के बीच हुआ। हालांकि इंटरव्यू में 817 उम्मीदवार ही शामिल हुए, इनमें से 5 का रिजल्ट पहले ही रद्द कर दिया गया था। अब जो 812 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरिट के आधार पर फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है। उसमें 322 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 टॉपर हैं, उनमें 6 बेटियां शामिल हैं। प्रियांगी मेहता पहले नंबर पर रही हैं, अनुभव सिंह दूसरे टॉपर हैं, प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर हैं, अंजलि जोशी ने चौथा स्थान पाया है, सौरभ रंजन 5वें रैंक पर हैं और आसिम खान 6ठे पर। अंजलि प्रभा 7वें रैंक पर हैं, अनुकृति मिश्रा ने 8वां रैंक लाया है, आकाश कुमार 9वें स्थान पर हैं
और मीमांसा 10वें नंबर पर हैं। रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके घर वालों में भी खुशी की लहर है। बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि बीपीएससी में पास करने वाले कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहीं बाहर नहीं बल्कि घर पर ही रहकर पढ़ाई की और अच्छा रिजल्ट दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मोदी सरकार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। बीते 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नीति आयोग ने 2022-23 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2013-14 में बहुआयामी गरीबी 29.17% से गिरकर 2022-23 में 11.28% रह गई है, यानी इसमें 17.89% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां करीब 3 करोड़ 77 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। रिपोर्ट के मुताबिक गरीब राज्यों में बेहद तेज रफ्तार के साथ गरीबी घटी है, जिससे आर्थिक असमानता में कमी आई है। और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर पटना से चली लव कुश रथ यात्रा कई जिलों में घूमती हुई नालंदा पहुंची है, जहां राजगीर में बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने इसका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रथ को आगे के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि 22 जनवरी की तारीख को गौरवशाली क्षण होगा जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार से 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी देने की भी अपील की है। बहुत ही अभूतपूर्व तिथि भारतीय इतिहास में होने जा रहा है, जिस दिन भगवान राम लल्ला जो हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में मंदिर में होगी। तो मैं तो बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐतिहासिक दिन कई युगों के बाद आ रहा है, तो उस दिन जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारे जितने कार्यालय हैं, उसमें अगर छुट्टी कर दिया जाएगा तो हमारे जितने बिहार के नागरिक हैं, इतना जो पुनीत अवसर है, इसका ठीक से वो जो है इसका दर्शन कर लगेंगे और इसका प्रभाव जो है प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में कई राजनीतिक दलों की ओर से भोज का आयोजन किया गया। शहर के कला भवन में बीजेपी विधायक विजय खेमका की ओर से भी दही चूड़ा का भोज दिया गया। इस मौके पर पूरे पंडाल को राममय कर दिया गया था। जगह जगह प्रभु श्री राम के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा था, जिस पर पीएम मोदी 22 जनवरी को लोगों से अपने अपने घरों में दीपावली मनाने की अपील कर रहे थे। भारत के हिंदू समाज के लिए चुनौतियां कि चारों ओर भगवान की तस्वीर है। आज पूरा देश राममय है, पूरा बिहार राममय है, पूर्णिया भी राममय है। इसीलिए करके कि 22 तारीख को भगवान राम के अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सासाराम के 2 श्रद्धालु पैदल ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या चल दिए हैं। शैलेश पाठक और रविशंकर मिश्रा पैदल ही अयोध्या जा रहे हैं। इनके साथ रास्ते में जमशेदपुर के भी दीपक महतो मिल गए, जो इनके साथ चलने लगे हैं। भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर समूचे भारतवर्ष से लोग पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने भी संकल्प किया। बिहार के रोहतास जिला स्थित सासाराम से हम लोग आज निकले हैं 15 तारीख को और लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र है। देखते हैं कितने दिन में पूरा होता है। आशा है कि सही समय पर पहुँच करके हम लोग रामलला का दर्शन करें। हमारे साथ भाई हैं, जमशेदपुर से आए हुए हैं। 400 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने अभी तक तय कर लिया है
आगे अभी और हम लोगों के साथ 400 किलोमीटर सफर तय करके अयोध्या जाएंगे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। समस्तीपुर में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवा ध्वजा की मांग काफी बढ़ गई है। बाजार ध्वजा से पट गया है और बड़ी संख्या में लोग भगवा ध्वज खरीदने के लिए बाजार में उमड़ रहे हैं। हम लोग के पंचायत में हर घर पे भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। प्रभु जी का मंदिर का प्रतिष्ठान है 22 जनवरी को। उस दिन अपने गांव में हर जगह प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पे हरिनाम, कहीं पे कीर्तन, अनेकों प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। उसी के लिए झंडा खरीदने आए हैं। इससे पहले भी हम यहाँ से ले गए हैं 2000 झंडा, अभी लगातार जा रहा है। हम लोग का मिशन है हर पंचायत में हर हिंदू परिवार के घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाया जाए। कैसा बिजनेस चल रहा है झंडे का? अभी इस टाइम पिछले 15 दिन से जो है ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया था, लेकिन माल अभी देने के लिए कस्टमर को नहीं है। अभी ऑर्डर ले रहा हूँ, माल बन रहा है, माल रोज ही आ रहा है, रोज ही बिक रहा है। अच्छा। उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी कस्टमर का जैसे 1 नंबर साइज चाहिए तो माल अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहा हूँ। जैसे ये पटका मैं लटकाया हुआ हूँ, ये पटका भी काफ़ी बिक रहा है इस टाइम, और ये जय श्री राम का दुपट्टा भी है और माला भी है। मुजफ्फरपुर के एक महिला प्रखंड प्रमुख को 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में आने का न्योता मिला है। औराई की प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती के साथ ही बिहार के 7 जिलों के 4 प्रखंड प्रमुख और 3 मुखिया को आमंत्रण भेजा गया है। इन सभी प्रतिनिधियों को दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी नोडल पदाधिकारी प्रभाष चंद्र झा को दी गई है। औराई की प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती ने कहा कि वे लोगों के बीच घूमती रहती हैं, शिक्षा के जागरूक करती हैं और समस्याओं का समाधान करती हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।